मैं राकेश सर आपसे पूछना चाहूंगा, बाद में जोड़ता हूँ अभिषेक जी को, मैं देखता हूँ, लेकिन पहले जो हम बात कर रहे थे, जो अभी बात की बिलाल जी ने, कि बंगाल वैसे भी सब है, चुनावी हिंसा, रक्तपात, इसके लिए वो ख्यात है, बदनाम है, कुख्यात है। लेकिन अभी जो सारा था, जो चाहे वहां पूरा प्रचार के दरमियान या जो वोट के दौरान और फिर जो मतगणना के दरमियान, और बड़ी वाहवाही तारीफ लूटी गई, लेकिन अब आज जब ये सारा कुछ हो रहा है, और जो कल हुआ, हम इस पे बेहद बेहद, हम 4 PM भी इसको कहीं कंडम करता है, अफसोस जताता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां शांति बहाल होना चाहिए, इस सबसे इतर होना चाहिए। लेकिन जिम्मेदार आखिर है कौन, किसकी जिम्मेदारी भी बन रही, क्यों एक दूसरे पर ये डाला जा रहा है, सेंट्रल मोहन क्यों है? अब उनको 9 को जब सत्ता संभालेंगे उसके बाद शुरू होंगे, क्या है, क्या इसके पीछे की कहानी, कैसे देखे, कैसे ले, राकेश जी? धन्यवाद संजीव जी। देखिए, अभी इकबाल सर ने पूरी बात बताई, लेकिन मुझे जो लग रहा है बंगाल को लेकर के, जो हिंसा इस समय चल रही है, वो हिंसा पूरी सत्ता, राज सत्ता की द्वारा संरक्षित हिंसा दिखाई दे रही है। कारण ये है कि जब आपने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि 4 मई के बाद जो लोग हैं, जो उपद्रवी लोग हैं, वो बंगाल छोड़ दें, नहीं तो उन्हें ढूंढ ढूंढ के और खोजा जाएगा, पाताल से निकाल लाएंगे, उल्टा करके लटकाएंगे। तो अब लटकाने के लिए सरकार तो तैयार थी, और आपने 4 मई के बाद अर्धसैनिक बलों का जो लवाजमा है पूरा, 2 लाख से ज्यादा लोगों को वहां तैनात भी रखा गया। आपको पता था हिंसा होगी, और हिंसा होती है बंगाल में, चाहे आप 1970 के पहले चले जाएं और चाहे बाद में आ जाएं। कभी कांग्रेस बनाम वामपंथी दल होता है, कभी वामपंथी दल बनाम टीएमसी होता है, आज भाजपा बनाम टीएमसी हो रहा है। तो सवाल ये है कि ये हिंसा होने के लिए आपने अवसर क्यों दिए, जबकि आपके पास तो 2 लाख लोग वहां हैं। आप स्थानीय प्रशासन पर, स्थानीय पुलिस पर पहले से यकीन नहीं कर रहे हैं। आपकी जो स्थानीय पुलिस और मशीनरी है, उसकी निष्ठा पर तो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट भी संदेह व्यक्त कर चुका है कि नहीं नहीं, केंद्रीय वहां पे कर्मचारी रहना चाहिए। तो इतनी सारी एहतियात के बाद भी अगर हिंसा हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप बंगाल की जन भावनाओं के खिलाफ जनादेश लेके आए हैं। क्योंकि बंगाल में जहां तक मैं कई बार गया हूँ, वहां बिल्कुल, तो वहां मैंने ये पाया कि ये विधानसभा का चुनाव केवल विधानसभा का चुनाव नहीं होता। ये अपने जो ग्रामीण लेवल का है, जो क्लब, ग्रामीण क्लब होता है, पंचायत होती है, उनमें काम करने वाले कार्यकर्ताओं के वजूद की भी लड़ाई होती है कि कौन ठेका लेगा, कौन थाने में पहचाना जाएगा, कौन किसको छुड़ाएगा। तो ये जो विश्वास टूटा है, उसकी वजह से ये हिंसा शुरू हुई। और इसमें टीएमसी अगर होती हमलावर, तो बात समझ में आती। लेकिन इसमें लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर के लोग बुलडोजर लेके घूम रहे हैं बाजारों में, टीएमसी के दफ्तरों को जला रहे हैं, गोलीबारी बराबर से हो रही है। उसमें आप देखें, शुभेंदु अधिकारी का सहायक भी मारा जाता है, आम लोग भी मारे जाते हैं, और सरकार इस हिंसा को नियंत्रित नहीं कर पाती है। तो मुझे लगता है कि ये मणिपुर के बाद बंगाल दूसरा ऐसा राज्य बनेगा जिसकी आग जो अभी धधकी है, ये नई सरकार के गठन के बाद भी 2, 4, 6, 8 महीने शांत नहीं होगी। क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, मैं सरकार को इसमें नहीं ले रहा हूँ, खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि बंगाल उनको आसानी से प्लेट में रखा हुआ तो मिल गया, लेकिन शांत बंगाल नहीं चाहिए। क्योंकि उनके निशाने पर तो दूसरे लोग हैं जिनको उन्हें लटका के, उल्टा लटका के मारना है, पाताल से खोज के लाना है। तो ये हिंसा लगातार रहेगी, और मैं, आप बिल्कुल कहीं इसको संदर्भ के रूप में रख सकते हैं कि 9 मई को भले ही नई सरकार शपथ ले ले, इसके बावजूद भी ये हिंसा लगातार रहेगी बंगाल में। क्योंकि इस हिंसा का मकसद सरकार है, इसमें विपक्ष नहीं। विपक्ष का मुद्दा तो एक बार भाई ने उठाया कि विपक्ष का क्या वजूद आने वाले दिनों में दिल्ली में होगा, राज्यों में होगा, उसको तो अभी छोड़ दीजिए। अभी तो सीधी सी बात यह है कि आपने राजनीति में चुनाव को एकदम जंग का मैदान बना दिया है। प्रतिद्वंदी को आप दुश्मन मान रहे हैं, उसको आप गोली से उड़ा देना चाहते हैं, उसका घर बुलडोजर से उड़ा देना चाहते हैं। जब ऐसी स्थिति बनेगी, तो निश्चित तौर पर हालात बेकाबू होंगे। और इसके लिए जिम्मेदारी का जो आपने सवाल किया, सीधे सीधे तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग जिम्मेदार है। क्योंकि इस समय राज्य का पूरा प्रशासनिक, पूरा पुलिस नियंत्रण केंद्रीय चुनाव आयोग के हाथ में है। वो डीजीपी को, वो सीएस को निर्देश दे रहा है, वो डिप्लॉयड की गई 2 लाख की फौज को निर्देश दे रहा है कि तुम ये करो, वो करो। तो इसमें सीधे सीधे चुनाव आयोग जिम्मेदार है।
और अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो चुनाव आयोग के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये नहीं होगा तो आप ये मानकर चलिए कि केवल बंगाल नहीं झुलसेगा इस आग में, अड़ोस पड़ोस तक ये आग फैलेगी और जो बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकती है। राकेश सर, तमिलनाडु और आप बिहार देख रहे हैं, बिहार में आप नीतीश की राजनीति को जानते हैं, और नीतीश जब कहीं वो सारा है उनके साथ कि उनका मानसिक संतुलन और क्या क्या चीजें हैं कि कहीं वो अस्वस्थ हैं, कहीं कुछ कुछ जो चीजें, लेकिन फिर भी जो है कहीं तो थोड़ा तो होगा ना। आप देख तो रहे हैं ना कि शने शने हम खत्म हो रहे हैं। तो क्या आपको बेटे की राजनीति के लिए क्या है, क्या इसको कैसे, और दूसरा तमिलनाडु में जो लाट साहब, दोनों पर आपकी मैं सभी से टिप्पणी दूंगा, खत्म बनर्जी पे करूँ। संजीव जी, दरअसल समस्या यह है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जिनके वजूद के लिए अब संकट खड़ा हो गया है, ये लोग दूर का जो गेम प्लान बना के चल नहीं रहे हैं। किसी को पुत्र मोह सता रहा है, किसी को पार्टी की जब भी पार्टी खिसकने जाए वो सता रही है, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। और खास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री के निशाने पर तो यही, जब उनके 4 मई का जो आप भाषण सुन लीजिए, 18 अप्रैल का भाषण सुन लीजिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, बाकी टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, इन्हीं को ही वो गाली देते रहे और यही उनके निशाने पे। बाकी तो वो निकल चुके। बिहार में जिसको खाना था खा लिया, महाराष्ट्र में जिसको खाना था खा लिया, पंजाब में जिसको साफ करना था कर दिया, जितने भी सहयोगी या क्षेत्रीय दल थे। तो अब ले दे के, जैसा कि अभी विराज सर ने आशंका जताई है कि अगला टारगेट समाजवादी पार्टी है, वो तो है, घोषित है। और इसीलिए आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का सुप्रीमो ममता बनर्जी के प्रति संवेदना जताने उनके घर पहुंच गया, भाई तुम हारी नहीं हो। तो उसे मालूम है कि समाजवादी पार्टी का जो राजनीति है बंगाल की राजनीति से भिन्न होते हुए, मतलब बंगाल की राजनीति बहुत आक्रामक राजनीति है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पीडीए की राजनीति है, जाति की राजनीति है। तो जब उन्हें लग रहा है ममता को इन लोगों ने चितपट कर दिया, तो फिर समाजवादी तो बचेगी कहां से? क्योंकि वहां तो नेता भी, जो मुख्यमंत्री है वो बुलडोजर मुख्यमंत्री पहले से है। तो क्षेत्रीय दल डरे हुए हैं। लेकिन संकट यही है कि जो तमिलनाडु में हो रहा है, वो तमिलनाडु के राज्यपाल को नया धनगढ़ बना देना चाहते हैं। अरे भाई, जो परंपराएं हैं उनका तो निर्वाह कर लो। बड़ी पार्टी कोई चुन के आई है, उसको वो नौता दो, उसको बुलाओ और टाइम दो कि भैया अपना फ्लोर पे बहुमत साबित करो, नहीं तो चले जाओ। उससे भारतीय जनता पार्टी के चरित्र से और राज्यपाल के चरित्र से बेहतर तो हारे हुए पूर्व, जो आप तो पूर्व हो जाएंगे, मुख्यमंत्री स्टालिन का चरित्र अच्छा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार बनाए, हम 6 महीने तक कोई बात ही नहीं करेंगे, काम करो आप, 6 महीने बाद बात करेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे। तो लोकतंत्र में इतना स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी तब तो विपक्ष बचेगा। अगर बंगाल जैसा होगा कि टारगेट करके, योजना बना के, फ्रेमवर्क बना के आप प्रतिपक्ष को समाप्त करेंगे, उसे दुश्मन मान लेंगे, जैसे अभी शुभेंद्र अधिकारी के निस्ताहक की हत्या का मामला है, कोई एफआईआर ढंग से नहीं हुई है, कोई तफ्तीश नहीं हुई, ना सीआईडी जांच, ना सीबीआई जांच, ना कुछ, और सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी पे उसका नाम आ गया। तो इनको आप बंद कर दो, मामला समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत दुखद मोड़ पर भारत की राजनीति आ गई है कि यहाँ विपक्ष के वजूद को ही नकारने की कोशिश हो रही है, लीगल तरीके से भी, इलीगल तरीके से भी। और ये पैटर्न अभी भाई साहब ने जिक्र किया था, ठाकुर जी ने, कि ये मदरलैंड से सीख के आ रहे हैं। संकट ये इजराइल से सीख रहे हैं कि शत्रु के प्रति या प्रतिद्वंदी के प्रति आप जितने निर्मम हो सकते हैं, जैसे उसे समाप्त कर सकते हैं वैसे समाप्त करो। तो हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले 50 साल की राजनीति, 55 की तो हम लोग सभी देख ही रहे हैं, जिसके आई विटनेस है। ऐसी दुश्मनी, ऐसी अदावत राजनीति में कभी नहीं हुई। और इसे अगर नहीं रोका गया, चाहे वो बंगाल में रुके, चाहे वो तमिलनाडु में रुके, नहीं रोका गया, तो स्थिति ये होगी कि एक में जो है ना, गोकुल सोसाइटी का एक धारावाहिक आता है, एक में सेक्रेटरी तो मैं ही हूँ। तो यही सब रहेंगे, यही राष्ट्रपति रहेंगे, यही प्रधानमंत्री रहेंगे, यही लोकसभा रहेंगे, यही सीजीआई रहेंगे, यही सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। तो ऐसी स्थिति से अगर देश को बचाना है, तो अब ये मामला कांग्रेस का या रीजनल पार्टीज का नहीं रहा है, ये लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर हिंदुस्तानी का है। और उसे लड़ना चाहिए, नहीं लड़ेगा तो एक एक करके सब मरेंगे। तो तमिलनाडु और बंगाल अब इस बात का प्रतीक बन गए हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई नए सिरे से, 1947 वाली तो आप भूल ही जाओ, 14 अगस्त को हम आजाद हुए थे। तो अब नया गुलामी जो आ गई है 2026 में, इसके खिलाफ अगर लड़ना है
तो बंगाल से शुरू कीजिए, तमिलनाडु से शुरू कीजिए। अब असम में तो कोई संभावना है ही नहीं, क्यों वहां तो एसआईआर ही ऐसी हुई थी कि जो जो जैसा चाहा वैसा कर लिया। तो बहुत दुखद स्थिति है, बहुत चिंताजनक स्थिति है। बहसों से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कहाँ तक हम बहस से इस बात को, ये बहस जनता तक जानी चाहिए, और वो बीजेपी रोक रही है। वो सोच रही है ममता को बंद कर दो, उसके भतीजों को बंद कर दो, नेतृत्व खत्म तो लड़ाई खत्म। और नेतृत्व देगा कौन? कांग्रेस वहां समाप्त हो चुकी है, वामपंथी वहां समाप्त हो चुकी है, लड़ाई लड़ेगा कौन? बीजेपी के खिलाफ जो लड़ने वाले हैं वो उनके टारगेट पे, वो उत्तर प्रदेश में भी है, वो तमिलनाडु में भी है, और वो आपके इसमें बंगाल में तो है ही। तो बहुत बिल्कुल। खतरनाक स्थिति है, और रात की नींद गायब है, मेरी तो गायब है।